हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई जुड़ चुके होंगे, आ चुके होंगे मेरे इस प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है और आज है इसके अपवर्तन वाले भाग की आखिरी क्लास। और आज ही की क्लास में हमारा फाइनली अपवर्तन या मैं कहूँ प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आप क्लास 6 से लेकर बेटा 12th में किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर सबसे पहले तो आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप हमारे सारे सेशंस देख सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती है ना, वो सब अरेंज्ड फॉर्मेट में होती है। आप जैसे ही आप हमारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे, सब आपको अरेंज्ड मिलेगा। हर एक सेक्शन, चाहे वो आपके एनसीईआरटी का कोई भी पार्ट ही क्यों ना हो, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, आपका पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पाठ्यगत प्रश्न, सारी चीज़ें आपको अरेंज्ड मिलेंगी। इसी के साथ हम 5 स्टेट बोर्ड्स को कवर कराते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में तो होता है, लेकिन बेसिक से एडवांस लेवल भी हम आपके कवर कराते हैं। और साथ ही साथ जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इन सब के नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, जहां पर मैं आपको बताऊंगी प्रकाश के अपवर्तन का अंतिम भाग, यानी कि आज हम लेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए इस प्यारे से सेशन में। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया हो तो वो भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, पर कारण यह है कि हम आज हर एक चीज़ पूरा डिटेल में ही पढ़ लेंगे। कोई सिंगल चीज़ भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, तो बस उसी के लिए तैयार हो जाइए। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनना, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज के इस प्रॉपर के सेशन में, क्लास में, हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये जानेंगे। अब गलती से भी कोई बच्चा ये कमेंट मत करना कि मैम लेंस क्या होते हैं ये समझा दीजिए, मैम लेंस कितने प्रकार के होते हैं समझा दीजिए। मैं ऑलरेडी इसके पहले वाले सेशन में पूरे लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ बेटा। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर ज़रूर से ज़रूर देखकर अपने सारे डाउट्स कर सकते हैं क्लियर। हालांकि आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं कि भैया जो लेंस होते हैं, जैसे ये आपके सामने एक लेंस मैंने बनाया है और ये आपके सामने एक लेंस मैंने बनाया है ना। तो देखो भाई, हवा में तो कोई भी चीज़ मैं नहीं पढ़ाती हूँ, क्यों ना थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अवतल लेंस होता है। क्या ये बात समझ में आई? उत्तल लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमने देखा लाइट रेस, प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस में आती है तो ये क्या हो जाती है भैया? कन्वर्ज हो जाती हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं किसके बारे में बेटा, अगर मैं बात करती हूं अवतल लेंस के बारे में, कि जब इसमें प्रकाश की किरण आती है ये डाइवर्ज हो जाती हैं। अवतल लेंस, या फिर मैं लेंस और दर्पण की ही बारे में बात करूं तो दर्पण का ठीक ऑपोजिट, विपरीत ही होता है क्या? लेंस। जो काम उत्तल लेंस यहाँ कर रहा है, अगर जैसे यहाँ पर क्या हो रही है कन्वर्जिंग की बात, यहाँ उत्तल लेंस कर रहा है, दर्पण में कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। वैसे ही यहाँ अवतल दर्पण क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को डाइवर्ज फैलाने का काम कर रहा है। और अगर हम दर्पण में जाएंगे तो ये काम उत्तल दर्पण करता है। समझे कि नहीं समझे? वो वहाँ पर डाइवर्जिंग का काम करता है, लाइट रेस का, प्रकाश की किरण का। छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई है, इसे हम और डिटेल में आज जानेंगे कैसे। तो सुनो, लेंस के द्वारा इमेजेस कैसे बनती हैं भैया, प्रतिबिंब कैसा बनता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या मैम बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ बिल्कुल आते हैं बेटा, डेफिनेटली आते हैं। लेंस से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चलो जानते हैं। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि भैया लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यानी इमेजेस कैसे बनती है। लेंस परावर्तन के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
मैंने रिफ्लेक्शन नहीं बोला, बल्कि क्या बोला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बेटा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो हम जानेंगे। और उन प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होती है ये भी हम जानेंगे। प्रकृति, साइज, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि अगर बात करते हैं हम लेंस को लेकर, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक होगा, उसका साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, समझ रहे हो, सारी चीजें हम जानेंगे। सीधा प्रतिबिंब बनाएगा कि उल्टा बनाएगा, हर एक चीज को हम जानेंगे। अब आइए पहले हम उत्तल लेंस के लिए इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस से इसे जानते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब अलग तरीके से बनता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब अलग तरीके से बनता है। तो पहले तो जल्दी से तैयार हो गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे मेरे सेशंस देखते हैं भाई, कैसे सेशन देखते हो ये भी मैटर करता है। जैसे कुछ बच्चे अगर वो ये कर रहे होंगे कि बस मोबाइल सामने रख दिया, लैपटॉप सामने रख दिया, मैम ही लगे हुए हैं, बोले जा रहे हैं और हम केवल सुन रहे हैं मैम जो बोल रही हैं। फिर किसी ने बोला कि आज क्या किया, तो आप बोलोगे आज तो मैंने मैम के सेशंस देखे हैं, पूरे 1 घंटे का, 2 घंटे का या आधे घंटे का। बेटा उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको सही तरीके से प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलना होगा। यदि आप प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाओगे ना, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बैठोगे, लिख लिख कर पढ़ाई नहीं करोगे, बोर्ड तक भूल जाओगे। सो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, यही मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ और आगे भी सेम यही चीज़ कहूँगी। तो एक एक चीज़ के नोट्स बनाते चलना। तो यहाँ पर होती है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अब हमें इसे और अच्छे से समझना होगा ना, सो हमें एक एक्टिविटी की हेल्प लेनी होगी। किसकी हेल्प लेनी होगी? एक एक्टिविटी की, यानी कि क्रियाकलाप की। ये रहा आपके सामने वो क्रियाकलाप, ये रही आपके सामने वो एक्टिविटी जो कि है 9.12। अब आप कहेंगे मैम कुछ खास है क्या इस एक्टिविटी में? जी हाँ, थोड़ा नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कुछ खास है। एक्चुअली में इसके पहले भी जितनी एक्टिविटीज़ हुई है ना बेटा, वो हर एक एक्टिविटीज़ यहाँ छाप के बैठना, ये मत सोचना कि इसे छोड़ देते हैं क्या ही होगा। एग्जाम में यहाँ से भी क्रियाकलाप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये रही आपके सामने कहानी। सिंपली आपसे क्या कह रहे हैं, जैसे दर्पण के टाइम पे हमें क्रियाकलाप करने को बोला था, वैसे ही लेंस के टाइम पे हमें करने को बोल रहे हैं। सो हमसे कह रहे हैं कि भैया एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए। ठीक है भैया, क्रियाकलाप 9.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करना तो आता ही है। इसके ठीक पहले वाली एक्टिविटी में मैंने आपको फोकस दूरी पढ़ाया था। इवन उसके पहले मैंने आपको अलग अलग प्रकार से अपनी लैंग्वेज, आपके समझने वाली लैंग्वेज, समझने वाली भाषा में बताया था कि भैया फोकस दूरी क्या होती है। हाँ या ना? हमने फोकस जाना था, हमने दो फोकस देखे थे, दो गोले देखे थे, हमने सारी चीज़ें जानी थी, है ना। अब देखो एक्टिविटी कैसे कनेक्टेड है। यहाँ 9.11 आ चुका है। अब आप ये सोचेंगे जिनको नहीं पता कि यार क्या करवाया होगा उसमें, इसीलिए कहती हूँ सीक्वेंस में चलोगे तो ये सारी चीज़ें माइंड में कभी नहीं आएंगी। सो बात कुछ ऐसी है कि एक उत्तल लेंस लेने को कह रहे हैं और क्रियाकलाप 9.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात करने को कह रहे हैं। एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 समानांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए। पहले तो बोल रहे हैं कि एक लंबी मेज लीजिए, उस पर चौक का यूज करके, प्रयोग करके 5 समानांतर यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी, जो उसकी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी यानी कि जो उसकी फोकल लेंथ है उसके बराबर हो। ठीक है, समझ गए। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर रखिए। अब जो हमारा उत्तल लेंस है उसे किस पर रखने को बोल रहे हैं? लेंस स्टैंड पर रखने को बोल रहे हैं। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो इस रेखा पर क्या हो जाए? स्थित हो जाए। आज के सेशन में आपको ये वर्ड बार बार मिलेंगे, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी, फोकस, F1, F2, समझ रहे हो, ये बार बार मिलेंगे। वक्रता केंद्र, पोल, ध्रुव, तो ये सब हमने इसीलिए पहले पढ़ के रख लिया ताकि हम जब प्रतिबिंब बनाना सीखे तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने देख लिया कि लेंस को, हमारा जो लेंस है उसे हमें लेंस स्टैंड पर रखना है और इसे मध्य रेखा यानी बीज रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा उत्तल लेंस और इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सो प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर क्या हो? बिल्कुल स्थित हो।
लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के F और 2F के रूप में होती है। बिल्कुल सही कहा है कि भैया ये F और 2F के तदनुरूपी होगी। हाँ जी, इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कर सकते हैं। हम कैसे अंकित कर सकते हैं? हम वहां पर 2F1 F1 F2 2F2 से इसे क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं या अंकित कर सकते हैं, उसके स्थान पर लिख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैम ये लिखना जरूरी है क्या? जी हाँ, लिखना जरूरी है। लास्ट क्लास में भी तो मैंने बताया था फोकस के बारे में, फोकस 1 फोकस 2 याद करिए। इसी के आधार पर यहाँ कहा जा रहा है, क्या बोल रहे हैं कि लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के F तथा 2F के तदनुरूपी होंगी और इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित करने को कह रहे हैं। जैसे हम इसे 2F1 F1 F2 2F2 के रूप में क्या कर सकते हैं? अंकित कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे ये समझ में आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे हम चार्ट पे पहुंचेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज और, चार्ट के थ्रू हम इसे समझेंगे एंड इसके हम डायग्राम भी जानेंगे, बट ऐसे बिल्कुल ऑल ऑफ सडन समझ में नहीं आने वाला अचानक से कि आप सोचो कि भाई अब तो आ ही जाना चाहिए। सेशन एंड होने के पहले तक की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तब तक आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। हम जो प्रतिबिंब है वो आसानी से बना सकेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगली स्लाइड ये रही। अब हमसे कह रहे हैं कि इसी के साथ हमें जलती हुई मोमबत्ती को लेना है। ओके भैया, हम क्या करेंगे? जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफी दूर रखने को बोल रहे हैं। ठीक है भैया, हमारा जो 2F1 है उससे हम काफी दूर पर रख देंगे। लेंस के विपरीत दिशा में इसे रखें और एक पर्दे पर इसका स्पष्ट एवं तीक्ष्ण प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएं। प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति और आपेक्षिक साइज यहाँ पर नोट करने को बोल रहे हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर वस्तु 2F1 के भी क्या है भैया? परे है, यानी कि पहले है। बोल रहे हैं ना ये कि एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर यानी 2F1 से काफी दूर रखने को बोल रहे हैं और लेंस के विपरीत दिशा में इसे एक पर्दे पर स्पष्ट एवं तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाने को बोल रहे हैं। ठीक है भाई, हम बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, डोंट वरी। हम ये भी देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अगर दर्पण उत्तल दर्पण है और अगर हमने उस वस्तु को 2F1 के भी काफी दूर रखा है, सो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरे साइड, पर्दे के दूसरे साइड कैसे बनेगा? क्या वो रियल इमेज दे रहा है, वर्चुअल इमेज दे रहा है, छोटा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है, सीधा है, उल्टा है, सब जानना होगा। इस क्रियाकलाप में बिंब को 2F1 से दूर, अब क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई ये तो आप हमें बता ही दोगे, अब क्या करोगे? सो इस क्रियाकलाप में बिंब बोले तो बेटा यहाँ पर वस्तु की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वस्तु की। वस्तु को 2F1 से थोड़ा सा दूर, F1 तथा 2F1 के बीच, F1 पर F1 और O यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र, उसके बीच रखकर दोहराइए। समझ में आया कि नहीं? तो हमसे क्या बोल रहे हैं? इस क्रियाकलाप में बिंब को 2F1 से थोड़ा दूर रखने को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा, अच्छा इसमें काफी दूर रखने को बोला था, अब इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रखिए। फिर कह रहे हैं कि F1 तथा 2F1 के बीच ही रख दीजिए। ठीक है भैया, हम ये भी कर देंगे। फिर कह रहे हैं कि F1 पर ही रख दीजिए, फिर F1 और O के बीच रखकर इसे दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए और उसे सारणीबद्ध कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है। सो इतनी सारी कंडीशन हमारे सामने है जो कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, जैसा जैसा यहाँ बोला है हम बिल्कुल अच्छे से तैयार है करने के लिए। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.4 में दिया गया है, जो कि ये रही आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी हमसे पूछी थी, उसके आधार पर हम हर एक लोकेशन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। हमसे जो बोला था कि भैया अगर कोई वस्तु है वो 2F1 से काफी परे रखी है तो फिर क्या होगा, है ना, काफी दूर रखी है तो क्या होगा, ये कंडीशंस तो देखेंगे। लेकिन मैं और भी कंडीशन इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी जहां पर हम हमारा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में वस्तु किन किन जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सारी चीजें यहाँ पर बेटा हम जानेंगे।
सो ये रही आपके सामने इससे रिलेटेड एक टेबल जो आपकी थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाली है। सो ध्यान से सुनिएगा। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, उसकी स्थिति और उसका आपेक्षिक साइज हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। बस एक चीज़ की आपको अभी यहाँ दिक्कत होगी कि मैम हमें ये रटना है क्या? ना जी ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं रटना है। जब मैम आपके सामने है तो मैम तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को रटने आपको नहीं देंगे। सो मैम आपको एक एक चीज़ क्लियर करके ही बताएंगे, बट 2 मिनट 5 मिनट के लिए सारणी को पहले सुनो। हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे? सो भैया हम 2f1 से काफ़ी परे रखने वाले हैं, यानी हम सीधे उसे रख देते हैं कहाँ पर? इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। फिर हमने देखा फिर 2f1 से परे रखते हैं बियॉन्ड 2f1, और फिर हमने देखा उसे 2f1 पर ही रखेंगे तो क्या होगा? फिर हमने देखा कि उसे f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? उसे हम फोकस f1 पर रखेंगे तो क्या होगा? फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? सो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये सारी कंडीशंस हमें जाननी पड़ेगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये पूरी एक्टिविटी का आंसर तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुने, अभी केवल ओरली, फिर मैं आपको पूरा ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। अगर वस्तु अनंत पर रहती है ना तो ध्यान से सुनना, लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। सो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? फोकस f2 पर होगी। प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा भैया, है ना। ये इतना छोटा होगा कि बिंदु के आकार का होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी? सो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। अगर लेंस है उत्तल लेंस तो समझ जाना कि वो रियल इमेज बना रहा होगा और इन्वर्टेड। एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पर वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ध्यान रखना, और इरेक्ट यानी सीधी बनाएगा, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस में वो क्या करता है? रियल इमेज देता है, और इन्वर्टेड यानी उल्टी देता है। हमने देखा वस्तु 2f1 से परे रखेंगे तो f2 2f2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 2f1 पर रखेंगे सो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर होगी, और प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज इक्वल होगा और रियल होगा, और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। डन। इसी के साथ अगर हम वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो फिर क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति भैया ये 2f2 से परे बनेगा, और कैसा बनेगा? काफ़ी बड़ा बनेगा, विवर्धित साइज होगा, रियल, और कैसा होगा? इन्वर्टेड। अगर हम f1 पर रखेंगे फोकस f1 पर तो इन्फिनिटी पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। इसी के साथ साथ असीमित रूप से बड़ा और अत्यधिक विवर्धित यानी बड़ा बनेगा, और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। लास्ट वन कंडीशन देखेंगे हम, जहां पर वस्तु f1 फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो जिस और वस्तु है बिंब, यानी कि भैया जिस और वस्तु है सो उसका जो प्रतिबिंब ही है वो प्रतिबिंब जो होगा वो भी उसी और बनेगा, और काफ़ी बड़ा तो नहीं बोलेंगे लेकिन यस बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यही एक लास्ट कंडीशन होगी जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज हमको मिलेगी। अब एक प्रश्न उठता है कि मैम हम नहीं रट सकते ये, तो मैं भी आपसे कहूँगी कि मत रटो, ये बिना ड्रॉ करे आपको नहीं आने वाला है। तो सारणी आपके एनसीईआरटी में दी थी, बनाकर मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया है। सो चलो हम उसकी हेल्प लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसे समझते हैं। आइए अब किसी अवतल लेंस, ये तो अभी ध्यान से सुनना, आइए अब किसी अवतल लेंस द्वारा, अच्छा आप कह रहे हैं कि अवतल लेंस द्वारा हम ये पूरी कंडीशन देखेंगे, बट बेटा पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम वहाँ पर चलेंगे जिसके लिए मैं ये सब अभी क्रॉस कर रही हूँ। तो ये है आपके सामने कुछ इमेजेस प्रतिबिंब जो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा लास्ट में दिया है, तो मैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि वस्तु अगर कहाँ पर रखी हो भैया, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखी हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी सो प्रकाश की किरण इससे कुछ इस प्रकार से आएगी बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और जैसे ही ये हमारे उत्तल लेंस से टकराती है, आपको पता है ना कि ये क्या हो जाती है भाई, ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ज हो जाती है। क्या होती है बेटा? कन्वर्ज होती है, और ये कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, और वही पॉइंट हमारा क्या है? F2 है।
वही पॉइंट हमारा क्या है, F2 है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी मैंने आपको बताया कि यदि अगर वस्तु कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर रखी है, सो बेटा ध्यान रखिएगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। पहली बात तो वो वस्तु कैसी है, थोड़ी सी बड़ी है ना। जैसे हमने देखा कि भैया मान लो कि वस्तु जो है वो इस प्रकार से है, सो उसका यहाँ से भी जो है प्रकाश किरण आ रही, यहाँ से भी। तो हमने एक चीज नोटिस की, भैया वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का कितना छोटा बन रहा है। एक चीज और, लेंस के इस साइड बनेगा, सो ध्यान रखिएगा कि ये एक रियल इमेज देगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी देगा भैया, इन्वर्टेड देगा, है ना। कैसा देगा, इन्वर्टेड इमेज ये देगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब लेकिन उल्टा प्रतिबिंब ये देगा। और किस पर दे रहा है, तो सुनो, अभी तक वे बच्चे जिन्हें कंफ्यूजन हो रही है F1, F2 और 2F1, 2F2 ये सारी चीजों पर, तो सुनो, ये वाला जो सेक्शन हमारा है ना, ये हमारा, इस वाला सेक्शन को हम F1 नाम देंगे और ये वाला सेक्शन हमारा क्या कहलाता है, F2 कहलाता है। उसी तरह से अगर हम इधर देखें तो ये हमारा भैया 2F1 होगा और दर्पण के इस साइड यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2F2 होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए, सो यही मुझे आपको बताना था, है ना। ये आपको C1 C2 के नाम से भी मिलेगा, है ना, ये भी आप बिल्कुल देख सकते हो, आपके सामने ये पूरी चीजें हैं। अब बात कुछ इस प्रकार से है कि हमें वापस से पीछे चल के देखना होगा। हमारे सामने पहली कंडीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है और वो कंडीशन ये है बेटा कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर, इन्फिनिटी पर, सो हमने जाना कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। सो हमने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, इतना छोटा है कि वो बिंदु आकार का है, रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। क्या ये पूरी बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये रही आपके सामने पूरी कहानी। हमने जान लिया कि वस्तु अनंत पर होगी, तो हमने देखा कि भैया वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा। हाँ जी, बहुत छोटा है, बिंदु आकार का है, हमने जान लिया, रियल है और इन्वर्टेड है, ये भी हमने जाना। अब समझ में आ गया ना, कहा ना मैंने आपसे, मैम के ऊपर भरोसा रखिए, आपको मैं सारी चीजें खुद से ही बताऊंगी। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। वैसे तो ये आप सबको खुद से ड्रॉ करना था, बट मैं आपकी मैम हूँ, मेरा काम है कि मुझे आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ानी है, दैट्स वाई मैं आपको ये सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। पहली कंडीशन डन। अब तो नहीं बोलोगे ना कि मैम अब हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और, लेंस हम ऑलरेडी मिरर में छः और 2, हाँ, हम टोटल 8 तरीके से प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं। उनको और इसको प्लीज मिक्स मत कर देना, इसलिए बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 से परे रख देंगे। ठीक है भैया, चलो जैसा इसने बोला है हम वैसा करते हैं। पहली कंडीशन डन। सेकंड कंडीशन आपके सामने है, ये रहा हमारा 2F1, इसके हमने परे रख दिया, बियॉन्ड 2 हमने इसे कर दिया। हमने देखा प्रकाश की किरण ऐसी आई, हमारे उत्तल लेंस से टकराई और ये F2 से कन्वर्ज होकर चली गई ऐसी। एक प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से होकर आई और ये कुछ ऐसे निकल गई। हमने देखा कि भाई ये इस पॉइंट पर आकर मिली, यानी इसने वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनाया। मतलब इस बार वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा 2F2 और ये रहा हमारा F2। अभी भी वस्तु का प्रतिबिंब रियल ही है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा लेंस कैसा हो, अगर लेंस होगा कॉन्वेक्स और प्रतिबिंब इसके दर्पण के सॉरी लेंस के इस साइड ही बन रहा होगा, ध्यान रखना, अगर गलती से लेंस पढ़ाते पढ़ाते मुंह से अगर एक बार दर्पण निकल जाए, समझ जाना भाई कि लेंस की ही बात चल रही है, इतना तो आप लोग समझते हो। अगर हम बात करें लेंस के इस साइड प्रतिबिंब बन रहा होगा तो समझ जाना कि वो रियल ही होगा, ठीक है ना, वास्तविक ही होगा। बस एक कंडीशन ऐसी होगी कि लेंस के इस साइड में बनेगा प्रतिबिंब, वही होगा वर्चुअल और सीधा प्रतिबिंब देगा। बाकी सारी कंडीशन में रियल प्रतिबिंब इमेज बनेगी और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी। ठीक है, तो हमने कहानी जानी, क्या जानी, तो हमने अब देखा कि भैया अगर वस्तु को 2F1 से हम परे रख देंगे तो ये F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हमने ये चीज जानी। छोटा सा इसने प्रतिबिंब बनाया, बहुत छोटा नहीं, लेकिन वस्तु की तुलना में तो छोटा था। फिर हमने देखा कि अगेन ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी।
कोई कंफ्यूजन? दोनों चीजें क्लियर हो गई। हमने जान लिया कि अगर वस्तु अनंत पर होगा तो क्या होगा, हमने जान लिया 2f1 के परे होगा तो क्या होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पास लेकर आते हैं और सीधे उस बिंब को, सीधे उस वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, 2f1 पर ही रख देते हैं। चलो भाई, अब हम वहां पर वस्तु को कहाँ रखने जा रहे हैं, 2f1, ये हमारी थर्ड कंडीशन। अब हमने सीधे वस्तु को कहाँ रख दिया बेटा, 2f1 पर। प्रकाश की किरण ऐसे आई, हमारे उत्तल लेंस से टकराई और ये f2 से होकर ऐसे गुजर गई। फिर प्रकाश की किरण एक ऐसे आई, ऐसे गई और ये सीधी ही चली गई। हमने क्या देखा कि भाई अगर वस्तु 2f1 पर होगी तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। जैसे वो एक कंडीशन याद है दर्पण में मैंने बताया था कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ठीक उसके नीचे बन रहा था। कैसा बन रहा था, समान आकार का बन रहा था। रियल इमेज उसने दी थी, भले ही कैसी थी, इन्वर्टेड। अब हम ये लेंस पढ़ रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सो बन तो ये भी रियल ही रहा है, समान आकार का बन रहा है। और हमने क्या देखा है कि ये 2f2 पर इसका प्रतिबिंब बना रहा है। कोई कंफ्यूजन? चलो जानते हैं। हमारे सामने पूरी कंडीशन ये रही, ठीक है। हमने देखा भैया बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पर है, 2f1 पर है। हमने जाना कि प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर है। फिर हमने देखा इसका अपेक्षित साइज, भैया इक्वल साइज का है, बहुत छोटा बहुत बड़ा नहीं, ना छोटा ना बड़ा, बल्कि इक्वल साइज का है। लास्ट हमने देखा भैया इसने भी रियल इमेज बनाई एंड अगेन इसने इन्वर्टेड ही हमें इमेज दी, प्रतिबिंब कैसा दिया, उल्टा। चलिए अब आते हैं अगली कहानी की तरफ। अब मजा आ रहा होगा आप सबको। वस्तु को रख देंगे f1 और हम 2f1 के बीच रख देंगे। चलो जानते हैं क्या होगा। अब अगली कहानी की तरफ आते हैं। 1 2 3 हो चुका है, फोर्थ कंडीशन ये रही आपके सामने कि ये हमारा क्या था, 2f1 और ये है हमारा f1। एक काम करते हैं कि वस्तु को इन दोनों के बीचों बीच रखते हैं। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये f2 से होकर गुजर गई और ये हमारे प्रकाशिक केंद्र से होती गई और ये कुछ ऐसी गुजर गई। ये इस पॉइंट पर मिले और वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ऐसा बना। हमने देखा कि भैया अगर वस्तु 2f1 और f1 के बीच में होगी, अगर वस्तु अब इन दोनों के बीच में होगी तो ध्यान रखना कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा। सो भैया ये 2f2 को भी क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। एक चीज और, रियल दे रहा है, इन्वर्टेड यहाँ पर भी दे रहा है, वस्तु से बड़ा इसका आकार होगा, बिल्कुल होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब हमने देखा वस्तु f1 और 2f1 के बीच में है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2f2 से परे बनेगा, है ना। हमने देखा विवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब है, अगेन रियल और कैसा है, इन्वर्टेड। वास्तविक और कैसा है, प्रतिबिंब इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है। दो कंडीशन और है, चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। आप चाहो तो जब आप इसे लिखना ना तो साइड साइड में बनाते चलना ताकि आपको पीछे पलट के ना जाना पड़े। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रख देंगे भैया, f1 पर रख देते हैं। देखो वस्तु पहले कहाँ थी बेटा, बहुत दूर इंफिनिटी पर थी। फिर वस्तु को कहाँ रख दिया हमने, 2f1 से परे रख दिया। फिर हमने उसे कहाँ पर रख दिया, 2f1 पर। फिर थोड़ा सा और पास लेकर आए तो हम 2f1 और f1 के बीच में रख दिया। अब कहाँ रखोगे, जाहिर सी बात है, तो अब हम रखेंगे f1 पर। दो ही कंडीशन बाकी हैं, दोनों यहाँ देख लेते हैं कि भैया अगर वस्तु कहाँ पर होगा, f1 पर, सो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ये f2 से होकर गुजर जाएगी और ये ऐसे आएगी और ऐसे होकर गुजरेगी। अब एक समस्या है भैया, हमने देखा कि ये कुछ ऐसी होती हुई जा रही है, कहाँ जाकर मिलेंगी, कभी मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। पर एक चीज तो कंफर्म है कि रियल इमेज बनेगी। ये हमारे लेंस के इस साइड है, समझ पा रहे हो, ये हमारा उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस। अगर हम बात करें लेंस के इस साइड है, ये भी हमारा, ठीक है। तो अगेन मैं बोल दूं, अगर गलती से दर्पण लिखा गया, निकल गया होगा मुंह से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, लेंस की ही बात चल रही है, ठीक है। तो इतना तो समझते हो आप लोग भी। सो लेंस की अगर बात करें, लेंस के इस साइड अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो समझ जाना रियल और कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो चलो अब हम जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या हुआ। तो हमने जाना कि भैया अगर वस्तु हमारी फोकस f1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब इंफिनिटी अनंत पर बन रहा है, असीमित रूप से बड़ा, और असीमित रूप से बड़ा भी बोल सकते हैं या फिर हम अत्यधिक बड़ा,
या अत्यधिक विवर्धित भी बोल सकते हैं, एक ही बात होगी। रियल और इन्वर्टेड होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 कंडीशन डन। लास्ट वन की तरफ आते हैं। अब हम हमारा लास्ट वन भी देख लेते हैं। भाई कहाँ गया हमारा लास्ट वन? ये रहा। हमने देखा ये रहा कि वस्तु अब हमारी कहाँ रख देते हैं, ये F1 और O के बीच में हमने रखी। प्रकाश की किरण ऐसे गई, अपवर्तित होकर F2 से होकर गुजर गई और ये हमारी O से होकर गुजरी। अब ध्यान से सुनेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। हमें ये लेंस के इस साइड मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेंस के इस साइड मिलने के कारण हम इसे क्या बोलेंगे कि भैया ये कैसा प्रतिबिंब है, तो हम बोलेंगे ये प्रतिबिंब है आभासी। और कैसा है? सो भैया आभासी है और सीधा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वस्तु से तो बड़ा है। कैसा है? वस्तु से तो बड़ा ही है ना। तो बेसिकली हमने क्या जाना, उत्तल लेंस द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और उसकी प्रकृति जानी, जो बेसिकली हमें एक एक्टिविटी के माध्यम से पूछा था लास्ट। और देखो कि बेटा अगर फोकस यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र यानी O के बीच वस्तु रखी है, सो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, जिस और बिंब है यानी जिस और वस्तु है लेंस के उसी और इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी के साथ साथ बड़ा बनेगा, बड़ा बोल सकते हैं, विवर्धित बोल सकते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट आभासी। और कैसा बनेगा? सीधा। यानी कि आभासी बोले तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट यानी कि सीधी। सो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो टेबल आपके सामने वो सब आपके ब्रेन में यहाँ पर छप गई होगी, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, सो यहाँ पर हमारी उत्तल लेंस की सारी कंडीशन होती है डन। उत्तल लेंस की पूरी कहानी होती है यहाँ पर फिनिश। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो एक लास्ट हम वापस से एक बार यहाँ आते हैं, अगेन सुन लीजिए। ये हम उत्तल लेंस में पढ़ रहे थे। हमने वस्तु को अलग अलग जगह पर रखा। हमने देखा कि लेंस के इस साइड वस्तु अनंत पर भी जा सकती है, 2F1 के परे भी जा सकती है, इससे पहले भी जा सकती है। फिर हमने देखा कि लेंस में ही यही चीज 2F1 पर भी हम वस्तु रख देंगे। हम वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में भी रख देंगे, हम इसे F1 पर भी रख देंगे और हम इसे F1 और O के बीच में भी रख देंगे। सारी कंडीशन हमने जानी। एक चीज और, ये रट कर तो आपको कभी नहीं बनेगा, आपको इसे ड्रॉ करके ही लाना पड़ेगा। यानी एग्जाम में भी आपको कई बार ऐसा होगा कि ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भैया जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो कि ये उत्तल लेंस वाला कॉन्सेप्ट डन हुआ, हाँ या ना। पहले तो मुझे जल्दी से बता दो कि ये उत्तल लेंस वाला कॉन्सेप्ट डन हुआ, यस और नो। कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि हमारी वस्तु हम उत्तल लेंस में जहाँ जहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब वो कैसा दे रही है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी यहाँ पर ड्रॉप कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। सो भैया उत्तल की कहानी डन। अब आते हैं हम अवतल लेंस की तरफ। अब हम वस्तु को अवतल लेंस में देखते हैं जो बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा है। सो आइए अब किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उसके अपेक्षित साइज के क्रियाकलाप का अध्ययन करें। एक चीज और, हमें यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को बोला था, सो हम उसका एग्जाम्पल भी लेकर कर सकते थे या वस्तु बोलकर भी एक ही बात है, ठीक है। बस मुझे आपको समझाना था तो थोड़ा इजी वे मैंने आपको समझाया है। नाउ नेक्स्ट आते ही अब हम लेंगे एक अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस बेटा, है ना। इसे एक लेंस स्टैंड पर रखना है। लेंस के एक और जलती हुई मोमबत्ती को रखने को बोल रहे हैं। लेंस की दूसरी ओर से प्रतिबिंब का प्रेक्षण करने को बोल रहे हैं। प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने की कोशिश करने को बोल रहे हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रतिबिंब को लेंस में से सीधे ही देखने को कहा जा रहा है। अगर उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे सीधे ही देखने को कहा जा रहा है। अब बताओ कि ऐसा करने पर आपको उसकी प्रकृति कैसे प्रतीत हुई। अवतल लेंस की बात करेंगे, सो इस पूरी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलोगे कि भैया उसका साइज कैसा है, उसका अपेक्षित साइज हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, उसकी स्थिति सब नोट करके बतानी है। मोमबत्ती को जैसे जैसे हम लेंस से दूर लेकर जाएंगे सो बताना है कि प्रतिबिंब के साइज में क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। सो एक चीज तो मैं यहाँ कंफर्म कर दूं कि जैसे ही हम अपने लेंस से, अवतल लेंस से वस्तु को या मोमबत्ती को दूर लेते हुए जाएंगे सो यस उसमें चेंज तो होगा ही होगा।
और जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो भाई, प्रभाव तो पड़ता है डेफिनेटली, हम इसे यहाँ से समझते हैं। सो उपरोक्त क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.5 में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। दो ही कंडीशन इसमें आपको पढ़नी है, क्योंकि अवतल लेंस में आप प्रतिबिंब बहुत दूर या बहुत पास वो वाली कंडीशन में नहीं रख सकते जैसा हमने उत्तल लेंस में किया था। अच्छा याद करो, जब मैंने अवतल दर्पण पढ़ाया था उसकी 6 कंडीशन देखी थी, उत्तल दर्पण की 2 देखी थी। हमने यहाँ उत्तल लेंस की 6 कंडीशन देखी है, अवतल लेंस की कितनी कंडीशन होगी? 2। पहले ही बताया था कि अवतल चाहे हम लेंस या दर्पण की बात करें, सो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ओके, सो ये रही हमारे सामने कहानी कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए, बिंब बोले तो बेटा वस्तु की, अब आप चाहें तो वो मोमबत्ती भी ले सकते हैं जलती हुई। सो वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति और उसका अपेक्षित साइज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सो बिंब की स्थिति हम जानेंगे, हम उसके साथ प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे, हम प्रतिबिंब का साइज यहाँ पर जानेंगे और हम जानेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। 2 ही कंडीशन है जहां पर हम ये देख पाएंगे। पहली कंडीशन कि अवतल लेंस में वस्तु या तो अनंत पर होगी या तो अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर होगी, है ना। तो हमने क्या देखा, O के बीच होगी, ऐसा बोलेंगे कि या तो वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर। तो लेंस की अगर हम बात करें तो अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, हम चाहे तो पूरा लिख सकते हैं इसके बीच। अब हमने देखा कि अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो भाई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका अपेक्षित साइज क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सुनो, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस F1 पर बनेगा और ये बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का बना होगा। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि अगर लेंस कैसा होगा, अवतल, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देगा। और कैसी देगा, सीधी। 2 ही कंडीशन है, दोनों में ही आप देख सकते हो, वर्चुअल इमेज ही है और सीधी ही इमेज है। फिर हमने देखा कि अगर वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगी तो उसकी स्थिति हमने देखी है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। अब जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जहां पर मैंने ये अवतल की कहानी बताई थी उसी के आगे मैं आपको ये उत्तल की कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी, जहां मैंने ये उत्तल की कहानी बताई थी उसी के आगे अब मैं आपको अवतल लेंस की कहानी एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये क्या है हमारा अवतल लेंस। हमने देखा वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। प्रकाश की किरण ऐसे आई और आपको भी पता है कि ये इस प्रकार से डाइवर्ज हुई। सो वस्तु का प्रतिबिंब हमें F1 पर क्या होगा, बनता हुआ प्रतीत होगा, है ना। F1 पर बनता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन हमने क्या देखा, बन तो यहीं पर रहा है, भले बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब देगा। अवतल लेंस में अगर वस्तु कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, सो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी और बहुत छोटा बिंदु आकार का बनेगा, बिल्कुल पॉइंट शेप में ये होगा। कहानी डन हो गई। इसी के साथ कैसा होगा, तो हमने जाना सीधा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो। चलो पहली कहानी तो डन हो गई, है ना, हमने जान लिया भैया। हमने क्या जाना, वस्तु अनंत पर होगी तो F1 पर प्रतिबिंब बनेगा अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, आभासी और सीधा। अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में, है ना। फिर हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। चलो, सो लास्ट कंडीशन ये रही आपके सामने भैया। 2F1 और F1 के बीच में हमने क्या देखा है कि ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है। हमने क्या देखा कि अच्छा एक मिनट बस, एक मिनट ओके, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है। तो सुनो सुनो सुनो, वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, सो हमारी वस्तु रखी है अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी है। हमने देखा प्रकाश की किरण ऐसी आई, डाइवर्ज हो गई। हमने देखा प्रकाश की किरण ऐसी आई और इससे सीधी चली गई। अब क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। हमने ये जाना कि भैया जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, या मैं कहूँ लाइट, ये हमें यहाँ पर ऐसे जाता हुआ मिलेगा, यानी वस्तु कुछ यहाँ पर हमें बनती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर कुछ ऐसी थी, यहाँ पर हमें क्या हुई, बनती हुई प्रतीत
हुई है। एक चीज और, हम यहाँ पर अनंत ही लेकर चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ 2f1 f1 लिखा है, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये एक आभासी प्रतिबिंब दे रहा है। कौन सा प्रतिबिंब दे रहा है? आभासी दे रहा है। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, इसके दोनों कंडीशन में, एक में हमने वस्तु अनंत पर रख दी थी और एक हम बोल सकते हैं कि अनंत और कहाँ पर, हमारे प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगी, है ना। या हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये नहीं भी बोल रहे हैं तो हम इसके आंसर में ये चीज मेंशन करेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। छोटा बन रहा है, आप सबने देखा ही है, आभासी है और सीधा है। सो यहाँ पर हमारी अवतल लेंस की कहानी भी क्या होती है, फिनिश। सो फाइनली थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन लगा इसलिए क्योंकि हमने हर एक लाइन तक देखी कि कहाँ से कौन सी लाइन जाकर कैसी इमेज बना रही है। नाउ आते हैं अब हम अपनी अगली कहानी की तरफ। ये भी होता है यहाँ पर फिनिश और आपके सारे डाउट होते हैं यहाँ पर सॉल्व। आपसे एक चीज और बोली थी, मोमबत्ती को लेंस से दूर लेकर जाइए, प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन नोट कीजिए। तो यहाँ पर दो ही चीजें हैं, वस्तु अनंत पर होगी तो हमने देखा कि वो बिल्कुल बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना रही थी, और अगर हम देखेंगे कि वो प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीचों बीच अगर हम देखते हैं उसको, तो हमने जाना कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से तो छोटा बनेगा। तो आप मुझे इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब मोमबत्ती को लेंस से दूर लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन बताना है, जो मैंने खुद अभी बताया है, और जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। चलो भाई, सो यहाँ पर फाइनली हमारा उत्तल लेंस हमने पहले पढ़ा, फिर अवतल लेंस हमने बाद में पढ़ा। उत्तल लेंस की बेटा 6 कंडीशन, अवतल लेंस की बेटा 2 कंडीशन, सब कुछ होती है यहाँ पर डन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ये मत सोचना कि ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अभी इसमें और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको जो एक्चुअली में अभी इमेज सिखाई है, उसके लिए कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए, कुछ नियम भी पता होने चाहिए, ताकि वो प्रतिबिंब बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। लेकिन आपके एनसीईआरटी में पहले वो एक्टिविटी दी थी, फिर रूल्स दिए थे, फिर वो इमेजेस, तो मैंने ना इमेजेस और वो जो एक्टिविटी थी दोनों को मिलाकर पढ़ाया, हमारा काम आसान हो गया। अब मैं आपको रूल्स बताऊंगी, फिर इमेजेस की तरफ चलेंगे, दो बार पढ़ेंगे, सब रट जाएगा। तो चीजें आपके सामने, किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। जी हाँ, हम किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब के बनने को निरूपित कर सकते हैं। बिल्कुल, हम किरण आरेखों के द्वारा ही इसके उपयोग से क्या कर सकते हैं, लेंसों से प्रतिबिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों से बने प्रतिबिंबों, है ना, इसकी प्रकृति, इसकी स्थिति और इसके आपेक्षिक साइज का अध्ययन करने में भी हमारी क्या करता है, सहायता करेंगे। इसी के साथ लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पणों की भांति हम निम्नलिखित में से किन्हीं 2 किरणों पर विचार कर सकते हैं, और वो 2 किरणें आपके सामने अलग अलग नियम के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगी। और 2 किरणें तो चाहिए ही, एक किरण से ऑब्वियस सी बात है, ना हमने परावर्तन देखा था, ना हम अपवर्तन देख पाएंगे, तो बिंब से, बिंब बोले तो भैया वस्तु से, ओके, बिंब बोले तो वस्तु से, ठीक है। सो हमने जाना बिंब से यानी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो ठीक है, हमारे सामने ये है उत्तल लेंस, ये है हमारे सामने अवतल लेंस। हम दोनों के लिए ही रूल यहाँ पर एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए, तो मैं आपको अपनी आसान भाषा में समझाती हूँ कि बिंब से यानी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर, आपको तो पता है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन, ये जो एक सीधी रेखा, चाहे हम उत्तल लेंस की बात करें या अवतल, यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा जा रही है वो किसकी है, सो वो है मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। तो हमें ये चीज तो पता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात 9.13 ए में दर्शाए गए अनुसार लेंस के दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। सो बेसिकली हम एक चीज देख सकते हैं, प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से आएगी और ये अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है, इससे जाकर गुजरेगी। किस में होगा ऐसा, उत्तल लेंस में, ठीक है।
ये कहानी डन हो गई हमारे सामने। नाउ नेक्स्ट आते हैं अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण चित्र 9.13 बी की अगर मैं बात करूं, इसमें दर्शाए गए अवतल लेंस के उसी और स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। भैया अगेन ये समानांतर है, पैरेलल है मुख्य अक्ष के, और ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ये F1 की ओर क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी, F1 की ओर आती हुई प्रतीत होगी। तो ये हमें क्या बनाता है, सो ये हमें नियम पहला बताता है, रूल पहला बताता है, जो हमने इन दो किरणों की सहायता से जाना, जो हमने इस अपवर्तन की सहायता से जाना है। सो हमने जाना कि बिंब से यानी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र 9.13 ए में दर्शाए अनुसार लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, और अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण चित्र 9.13 बी में दर्शाए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्तल में ऐसा होगा, अवतल में बेटा ऐसा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड की तरफ आते हैं। अब हम मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमने क्या देखा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, तो हमने देखा भैया उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से प्रकाश किरण ऐसे गुजर रही है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के तो ये पैरेलल हो जा रही है, बिल्कुल हो रही है। तो हमने देखा मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है, जी हाँ बिल्कुल देखा। इसे हम चित्र 9.14 ए के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। तो हाँ, ये ऐसी आई और ये ऐसी चली गई, तो ये क्या होगी, इसके समानांतर निर्गत होगी। समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या देखा है ना, तो हमने ये देखा कि ये इस यहाँ पर फोकस की ओर आती हुई हमें दिख रही है कि नहीं, लेकिन ये इसके समानांतर क्या हो गई, निर्गत होगी। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये हमें बताया हमारे इसके नियम नंबर दूसरे ने। क्या बोला, फिर से सुनेंगे कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। इसे हम चित्र 9.14 ए के माध्यम से समझेंगे। सो हमने जाना कि भैया ये मुख्य फोकस से ऐसे आई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर निर्गत हो गई। फिर हमने जाना कि ये फोकस से ऐसे आई, ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती ही है ना। तो हमने देखा अपवर्तन के बाद ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत हो गई। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो यहाँ पर होता है नियम नंबर दूसरा। थर्ड, तीसरे नियम की तरफ आते हैं, और तीसरा नियम हमसे क्या कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के भैया प्रकाशिक केंद्र, यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। सो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन यानी बेटा रिफ्रैक्शन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होगी, कोई चेंज नहीं होगा, सीधे चली जाएगी। सेम यही कहानी जैसे उत्तल लेंस में हुई वैसे ही अवतल लेंस में होगी। हमने देखा इसे हम चित्र 9.15 ए में और हम इसे बी में, दोनों में ही क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने ए और बी में दोनों को समान रूप से जाना। सो चाहे उत्तल लेंस होगा चाहे अवतल लेंस होगा, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई लाइट यानी कि प्रकाश जो है भैया वो इससे जाके अपवर्तन के पश्चात सीधी दिशा में ही निर्गत होगी। ठीक है, बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। दैट्स इट, ये थी हमारी कहानी जो हमने यहाँ पर जानी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा जितनी सारी चीज़ें पढ़ने में। एक चीज़ और कि हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा आपके लिए, हाँ थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए मिक्सअप हो रही होंगी, इतना सारा पढ़ लिया है, लेकिन एक बार अगर आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिए, सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, तो बस टाइम टू टाइम रिविज़न करते हुए आपको चलना है ताकि आपके दिमाग में सब कुछ छप सके। ओके, सो आते हैं हम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर फिर भी जानते हैं। चित्र 9.16 की बात करें, सो इसमें उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 9.17 की अगर मैं बात करूं, सो इसमें अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख के द्वारा दर्शाया गया है।
बिल्कुल। सो सबसे पहले उत्तल लेंस के द्वारा के में हम देखेंगे, फिर अवतल, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो शॉर्ट में बताऊंगी। वस्तु हमने कहाँ रखी थी? अनंत पर, फिर हमने 2f1 के परे रखी, फिर हमने 2f1 पर रखी, फिर हमने कहाँ रखी? 2f1 और f1 के बीच में रख दी उत्तल लेंस में, फिर हमने वस्तु को f1 पर रख दिया, फिर हमने f1 और o के बीच में रख दिया, फिर हमने सारी कंडीशन में जाना प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर बना, फिर हमने अवतल लेंस लिया, वस्तु को अनंत पर रखा, और फिर हमने अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखा। तो ये थी कहानी जो बस मुझे आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की तरफ, जो हमने सेम चीज़ कहाँ पर पढ़ी थी? हमारे मिरर वाले सेक्शन में। अब हम आ चुके हैं उसी को लेकर अपने लेंस वाले सेक्शन में, है ना। तो सुनो, लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी करेंगे, कुछ भी ऐसा अलग नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ परेशान मत होना, हैरान परेशान मत होना। एज इट इज़ जो हमने कहाँ पर पढ़ा था? मिरर में पढ़ा था ना बेटा। हमने जो एज इट इज़ दर्पण में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगी? चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करेंगे। दूरियों के लिए चिन्हों के निर्धारण के लिए दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे जैसा हमने दर्पण में अपनाया था। केवल जहाँ दर्पणों में सभी दूरियां उनके ध्रुवों से नापी जाती हैं, वहाँ लेंसों में सभी माप की अगर बात करेंगे तो वो उनके प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। आपको u v तथा f बिंब ऊंचाई u v तथा f बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश के रूप में के मान में उचित चिन्हों का चयन करने से सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। एक चीज और ध्यान रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है भैया? धनात्मक होती है। सो ये रहा हमारा उत्तल लेंस। अगर बात आती है ऊंचाई की, या हमारी बात आती है वस्तु इस दिशा में है ना, वस्तु इधर साइड नीचे की अगर बात करें, या हम इस साइड बात करेंगे, सो ये पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, है ना। तो हमने जाना कि ये उत्तल लेंस में हमने देखा है, जहाँ पर हमने देखा कि इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक, पॉजिटिव। वहीं अगर मैं बात आती हूँ किसको? अवतल लेंस को लेकर, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपको भी पता है कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसी साइड आभासी बनता है और छोटा बनता है, बिंदु आकार का भी बनता है। तो इसकी फोकस दूरी कैसे हो जाएगी? सो इसकी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लेंस सूत्र और इसका आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। ये सूत्र बिंब दूरी बोले तो वस्तु की दूरी, जिसे हम u से प्रदर्शित करेंगे। फिर प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस की अगर बात करते हैं, उसे हम स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे। फोकस दूरी स्मॉल f के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसके आधार पर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपके लिए क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। स्मॉल f होगा जो हमारी फोकल लेंथ, फोकस दूरी के बारे में बताएगा। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापन करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन, आवर्धन की तरफ। तो सुनो, इसका भी फॉर्मूला होता है। आज जब ये सेशन एंड होगा उसके पहले ही, अभी इसी के बाद आपको जो है, जब हमारा ये पूरी कुछ थ्योरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपके चैप्टर के बीच में 2 एग्जाम्पल्स दिए थे, उसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, सो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को अक्षर m स्मॉल m के द्वारा निरूपित करेंगे हम। यदि बिंब की ऊंचाई h होगी तो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश के रूप में निरूपित करेंगे, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपके सामने है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो जाएगी हमारे लिए, है ना, h डैश हो जाएगी हमारे लिए, और वहीं बिंब की ऊंचाई हमारे लिए क्या हो जाएगी? h। आपके एनसीईआरटी में ये एज इट इज दिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है और इस संबंध को व्यक्त करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? चलिए भाई, तो ये थी आपके सामने थोड़ी सी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। नाउ बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो फाइनली क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रश्न तो नहीं बोलेंगे, उदाहरण 9.3 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी उत्तल लेंस, पहली बात तो हमसे क्या कह रहे हैं कि कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस, ठीक है, सॉरी किसी अवतल लेंस ना भाई, मेरे को उत्तल कहाँ से आ गया। ये है हमारा अवतल लेंस। किसी अवतल लेंस की बात चल रही है। ओके, किसी अवतल लेंस की अगर हम बात करें, इसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करके ही इसे सॉल्व करना होगा, बिना चिन्ह के बेटा आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमसे क्या बोला है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है भैया? 15 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताओ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? ये तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया था। देखो देखो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पर। भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर बात आती है अवतल की तो ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी, है ना। तो हमने देखा कि ठीक है भैया, किसी अवतल लेंस की हमें यहाँ पर क्या दी है? फोकल लेंथ, फोकल दूरी जो 15 सेंटीमीटर है, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का जो लेंस है ना बेटा वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने उसका। अब आपको यहाँ पर लेंस के द्वारा उत्पन्न उसके आवर्धन को ज्ञात करने को कहा जा रहा है। ठीक है भैया, कर देंगे हम ये चीज़, हम इसके बारे में अच्छे से बता देंगे। तो हमने एक चीज़ नोटिस की, हमने क्या नोटिस किया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास क्या दिया है? एफ दिया है, जो कितना होगा भैया? अवतल लेंस है तो ध्यान रखना कि इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस में होगी, माइनस 15 सेंटीमीटर, है ना। एक चीज़ और, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी की बात चल रही है, तो एक चीज़ और, ये माइनस में है, तो उससे ये भी पता चल गया कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण कह रहे लेंस के इस साइड बनेगा। और कैसा बनेगा? तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि भैया अगर हम बात करेंगे किसकी? अवतल लेंस की। अवतल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा बेटा? आभासी। और कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, छोटा भी, और कैसा बनेगा? सुनो, सीधा बनेगा। ओके, और बिंदु शेप भी बनता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि वो वस्तु कहाँ पर रखी है। अच्छा, तो हमने देख लिया हमारे पास फोकस दूरी दी है -15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आते हैं, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब को कितनी दूरी पर रखना है कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। हमें बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें तो भैया हमें नहीं पता है, लेकिन इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर दूरी जो प्रतिबिंब जो है दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास यहाँ पर जो है वो v दिया हुआ है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिया है? तो -10 सेंटीमीटर ये दिया है। ऑब्वियस सी बात है भैया, आभासी है, सीधा है, अवतल लेंस है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो लेंस के इस साइड बन रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हमें क्या बताना है? u बताना है जो हमें नहीं पता है, और हमें आवर्धन बताना है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस सूत्र लगाएंगे जो जस्ट अभी हमने पढ़ा, v अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमें थोड़ा सा आसान तरीका ढूंढना होगा, है ना। क्या करना होगा? थोड़ा सा आसान तरीका ढूंढना होगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा बेटा, पहले तो ये ऐसा, फिर ऐसा। चलिए, अब हमने ये देखा कि 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन में u निकालना है। बेटा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में f। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो चीज़ों को उनकी जगह पर पुट कर दें। भैया ये तो पता ही नहीं है,
और v हमारे पास कितना दिया है, सो ये है -10 और f कितना दिया है बेटा, -15 दिया है, ठीक है ना। चलो तो जो जो चीज़ें हमें दी थी हमने वहाँ पर लिख दी है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, 1 में u इज इक्वल्स टू 1 में -10 प्लस 1 में क्या होगा भैया 15। जल्दी से ले लो इनका एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, है ना। चलो सो हमने क्या जाना कि भैया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी ये 30 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने जाना 10 तिया 30, 3 एकम 3 -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, सो 1/u इज इक्वल्स टू -1 में क्या होगा भैया 30 होगा। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ u, यानी ये कितना होगा -30 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। मैं क्या बोल सकती हूँ भैया, बिंब की दूरी अगर हम बात करें तो वो कितनी है, -30 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, सो -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह हमें क्या बता रहा है, तो वो तो हमें पता ही है कि भैया लेंस अवतल है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं। और हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, सो ये निकलेगा v में u। सो एक बात बताओ, v कितना है हमारा, सो वो है -10 और u कितना है, सो वो है -30। माइनस से हमने माइनस को क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। अब हमने क्या देखा कि एक 0 से एक 0 और, तो सुनो 0.33 ये इसका क्या निकल कर आएगा, मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। सो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा, 0.33 गुना ये निकल कर आएगा। तो ये था हमारा उदाहरण 9.3। जो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं कृपया करके इसका ध्यान रखना, है ना। ऐसे ही इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। सारी चीज़ें पहले तो मेंशन कर लेना, फिर उसके बाद सबको सॉल्व कर लेना और जो पूछा है उसे भी लिख लेना। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज़। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। एक और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। 9.3 हो चुका है, 9.4 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो भैया ये हमसे क्या कह रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, है ना, तो बहुत मज़ा तो नहीं आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये कब ख़त्म होगा, कम से कम अभी टाइम तो लगेगा यार इसमें, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा है बड़ा। ओके तो ध्यान से सुनेंगे। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है 9.4 का। इसे हम एक बार रीड करते हैं जैसे हमने इसके पहले वाले उदाहरण को पढ़ा था। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो हमें यहाँ पर क्या दे के रखी है भैया, h कितना देकर रखा है बेटा, 2.0 सेंटीमीटर। काम को थोड़ा आसान करते हैं, इसे हम 2 ही लिखेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, और हमें क्या देकर रखी है, हाइट दी है, ऊंचाई, यानी ये किस में होगी, पॉजिटिव प्लस में। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये +2 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, ओके होगा। फिर हमने क्या देखा कि बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रख। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया हमारा जो वस्तु के बारे में बात करें, जैसे बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, तो ठीक है भैया ये हमारी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, फोकस लेंथ होगी। और ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फोकस लेंथ होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अगर लेंस कैसा है, अगर लेंस है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी भैया, पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव यानी +10 सेंटीमीटर होगा। वही बात करते हैं हम कि बिंब की लेंस से दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है, यानी ये हमें कितनी देकर रखी है, -15 सेंटीमीटर देकर रखी है। हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, v निकालना होगा, और हम क्या निकालेंगे, h'। और जो इतनी कहानी हमसे पूछी है वो तो हमें निकालनी ही है, मैग्निफिकेशन और स्थिति विस्थिति हम सब देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो पहले तो मैं यहाँ पर एक रेखा खींच लेती हूँ और उसके बाद हम करते हैं एक एक चीज़ों को सॉल्व। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा ये बड़ा जाने वाला है। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो जगह है तो यहाँ लिख देती हूँ लेंस सूत्र। ओके बेटा,
लेंस सूत्र क्या होता है? सो भैया ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हमें निकालना ही क्या है? तो हमें पहले तो v निकालना है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। सो 1/ में v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/ में क्या होगा? स्मॉल f होगा। सो 1/u रहने दो, 1/v रहने दो, 1/u, u कितना दिया है भैया? -15 दिया है, प्लस 1/ में f कितना दिया है? स्मॉल f, सो वो देकर रखा है 10। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे सो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, यानी ये कितना आएगा? 30 आएगा। 15 दूनी 30 होता है, 2 एकम 2 होता है, वहीं प्लस 10 तिया 30, 3 एकम 3 होता है, यानी 1/ में v इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/ में 30 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, v हमारा कितना निकल कर आएगा? प्लस का 30 सेंटीमीटर ये निकल कर आएगा। ठीक है, ये प्लस का 30 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। क्यों प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लेंस हमारा उत्तल है और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो लेंस के इस साइड ही बनता है। तो ये हमें एक चीज़ और बता रहा है कि भैया वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है। सुनो, अगर इस कंडीशन में पूछेंगे उत्तल लेंस के बारे में, वैसे मैं लास्ट में ही बता दूंगी, अभी ओरली सुनो, लास्ट में पूरा लिख के बताऊंगी इसकी प्रकृति, इसकी स्थिति, इसका साइज। तो सबसे पहली चीज़ की स्थिति कैसी होगी? ये उत्तल लेंस है, यानी ये रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा, है ना, इसके बारे में ये जान लो। रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। वस्तु हमारी कितनी थी? 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थी और इसने जो प्रतिबिंब दिया है वो 30 सेंटीमीटर का दिया है। हाइट कितनी थी? तो वो 2 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम और चीज़ें निकालने की तरफ। तो हमने क्या देखा? पहले तो हमने खींची एक ये लक्ष्मण रेखा और हमने क्या किया? m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू v अपॉन में क्या होगा? u। वहीं h डैश इज इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं? सो ये हमारा क्या होगा भैया? सो ये होगा h और ये होगा v, फिर ये अपॉन में क्या हो जाएगा? u। चलो चीज़ों को उनकी जगह पर हम पुट करते हैं। हमारे पास हाइट कितनी दी है? 2 दी है और हमारे पास v कितना दिया है? सो वो दिया है 30 एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा u कितना दिया है? सो u दिया है -15। सो 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30, यानी हमारा h डैश कितना निकल कर आएगा? -4 निकल कर आएगा, -4 सेंटीमीटर निकल कर ये आएगा। चलो एक और कहानी यहाँ पर हमें पता चल गई। अब इसका हम सीधे मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सो ये क्या होगा? v अपॉन में u होगा। चीज़ों को पुट कर देते हैं। v हमारा कितना दिया था भैया? सो ये 30 था, ठीक है ना, और u हमारा कितना है? सो वो है -15 है। अब हमने देखा कि 15 दूनी क्या होगा? 30, यानी ये -2 सेंटीमीटर निकल कर आया है। क्या? मैग्निफिकेशन, यानी कि जो प्रतिबिंब की बात करेंगे वो 2 गुना विवर्धित होगा, यानी कि बड़ा होगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर में क्यों आएगा? ये क्या होगा? -2 होगा, यानी कि हमें पता चला कि जो प्रतिबिंब है वो 2 गुना विवर्धित है। एक और चीज़ कि ये कैसा लेंस है? सो हमने जाना कि भैया ये उत्तल लेंस है, जिसने हमें क्या बताया? हमें बताया कि वस्तु कैसी है? वास्तविक। हमने जाना वस्तु है वास्तविक। हमने जाना वस्तु कैसी है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। और कहाँ पर बनेगी? सो ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगी बेटा, ठीक है। कहाँ पर? सो ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ओके, और प्रतिबिंब जो होगा वो 2 गुना जो है बड़ा बनेगा, विवर्धित होगा। ये हमने कहानी यहाँ पर जान ली है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 9.4, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम, हमारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर फिनिश। लेंस की क्षमता को हम जानते हैं, एंड के सेक्शन पे ही चल रहे हैं बेटा हम, लेकिन लेंस क्षमता से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सुनो, इसमें तो नहीं है, लेकिन जब मैं पाठ्यगत प्रश्न करवाऊंगी सो उसमें मिलेंगे। लेंस क्षमता की बात करें सो आप जानते हैं कि इसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता ही उसकी फोकस दूरी पर डिपेंड करती है, उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बोला है। और क्या बोल रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस
प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट क्या कर देता है, फोकसित कर देता है। इसी के साथ इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक क्या कर देता है, अपसरित कर देता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब बोल रहे हैं क्या कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा या जो उसकी डिग्री होती है उसी को ही हम उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम अक्षर जैसे कि लेंस क्षमता को कैपिटल P के रूप में हम निरूपित करते हैं और F जो है स्मॉल f ये इसकी फोकस दूरी होगी। फॉर्मूला कैपिटल P इज इक्वल टू 1/f। कभी भी आप देख लेना, आपको अगर वो बोलें कि लेंस की क्षमता निकालना है 1/f पुट कर देना, पर देख लेना आपके पास फोकस दूरी है या नहीं। पता चला वो है नहीं और फॉर्मूला लगाकर बैठ गए। और चीजें सुनिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। इसे हम अक्षर D के द्वारा दर्शाते हैं। तो भैया मैं एक चीज बताऊं, MCQs में बेटा ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। इवन अति लघुत्तरी में भी कई बार पूछ लेते हैं कि डायोप्टर क्या होता है। समझ गए। हमने जान लिया कि डायोप्टर जो है वो लेंस की एसआई यूनिट होती है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। और हमने जान लिया कि इसे हम अक्षर स्मॉल d के द्वारा दर्शाते हैं। यदि हमारी फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को हम किस में, डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। समझे कि नहीं समझे। आप नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। बिल्कुल ये चीज़ हमें पता है कि पहले तो हमने अवतल और उत्तल लेंस पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सुनिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन क्षमता नहीं पता थी वो भी हमने जान लिया। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, यहाँ हम इसे +2 डायोप्टर भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा, है ना। और इसकी फोकस दूरी कितनी है, वो +0.50 मीटर है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि -2.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी की अगर बात करेंगे तो वो -0.40 मीटर होगी। और हम क्या बोलेंगे कि फिर यह लेंस कैसा होगा, सो यह लेंस होगा अवतल लेंस। ओके चलिए, तो यहाँ पर भी ये होता है डन। बस अब एंड की कहानी हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं। 2 चीज़ें और पढ़नी है, एक ये और एक ये। तो सुनो, हमने जाना अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। जी हाँ, इवन प्रकाशिक यंत्रों में तो होते ही हैं, हमारी आंखों में भी परमानेंटली लेंस है। हमारी आंखों में परमानेंटली कौन सा लेंस होता है, सो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जो बेसिकली हमारी देखने में हमारी क्या करता है बेटा, सहायता करता है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की जो कुल क्षमता है वो उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। जैसे अगर हम बात करें तो इन सब का ये क्या है, योग है। तो है ना, हमने क्या जाना पे, और हमने देखा कि चश्मा बनाने के वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करने वाले फ्रेमों के अंदर रखा जाता है। आपको क्या लगता है इतने आसानी से चश्मा बन जाता है? नहीं। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है, जिसे उदाहरण के लिए +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस का जो संयोजन है वो क्या हो जाएगा, +2.25 डायोप्टर होगा। संयोजन बोला है तो दोनों को ऐड कर देंगे और इनकी क्षमता के एकल लेंस के तुल्य ये होगा, ठीक है। और लेंस की क्षमताओं को योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंबों के कुछ दोषों को कम करने के लिए किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस और सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के लेंसों के डिजाइनों में भी बेसिकली किया जाता है। तो ये वाली चीज़ भी हमने जान ली है जो मैंने आपको बताई है।
दैट्स इट। फाइनली भाई अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फाइनली होता है फिनिश, और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, और ये चैप्टर ये फिनिश हो गया। हमने परावर्तन को भी पूरा डिटेल में जाना, अपवर्तन भी पूरा डिटेल में जाना है, और अब मैं इसे यहाँ पर ओवर करने जा रही हूँ। कोई भी बेटा क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, सो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, इसी के साथ साथ हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। YT पर बेटा आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और बेटा वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ खूब पढ़ाई करिए ताकि आपके फोटोज भी हम यहाँ पर लगा सकें। और भाई ये है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स। इंग्लिश हिंदी मीडियम के कुछ टॉप कोर्सेस हैं, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, सो उसकी नीचे लिंक दी गई है, ई नोट्स और ई बुक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फाइनली हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर फिनिश होता है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाला भाग होता है कंप्लीट, जहां मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं सो वो भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। सो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं आपको करवाऊंगी पाठ्यगत प्रश्न। सो थैंक यू क्लास।